गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो है एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। क्लाइमेट चेंज जो है लॉन्ग टर्म एवरेज जो रीजन का वेदर चेंज होता है उसे क्या कहते हैं? क्लाइमेट क्लाइमेट कहते हैं। जो लगभग बहुत लॉन्ग टाइम टर्म में जो एवरेज चेंज है उसको क्लाइमेट कहते हैं। जो वेदर डेली डेली चेंज होता रहता है। जो अर्थ का क्लाइमेट जो है वो नॉट स्टैटिक, ओवर द बिलियन ऑफ ईयर्स जो अर्थ की एग्जिस्टेंस है वो चेंज होती रही है बहुत टाइम से, इन रिस्पॉन्स टू द नेचुरल जो कॉज हुए, चाहे वो सन स्पॉट हो या फिर आइस एस ग्लेशिएशन हो। लगभग 12,000 साल पहले तक यहाँ पे पृथ्वी पे ग्लेशिएशन था, बर्फ़ ही बर्फ़ थी। उसके बाद बर्फ़ पिघली और एक इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ जिसमें ह्यूमन इवॉल्व होना स्टार्ट होता है। ह्यूमन सैपियंस, ह्यूमन नियंडरथल से होमो सैपियंस आते हैं। जो क्लाइमेट चेंज है ये मीन्स ए चेंज ऑफ क्लाइमेट, जो क्या कहते हैं एल्ट्रीब्यूट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू ह्यूमन एक्टिविटी, जो ऑल्टर करते हैं कंपोजिशन ऑफ द ग्लोबल एटमॉस्फेयर, जो क्या कहते हैं विच इन एडिशन जो नेचुरल क्लाइमेट वेरी करता है ऑब्जर्व ओवर द कंपेरेबल टाइम पीरियड के अंदर। व्हेन टुडे जब पीपल टॉक करता है क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो यहाँ पे इसका मतलब है जो चेंज हो रहा है क्लाइमेट में ओवर द लास्ट हंड्रेड ईयर्स, जो कॉज प्रीडोमिनेटली बाय ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो चेंज हुआ पिछले 100 सालों में। जो फ्रेज है क्लाइमेट चेंज ये रिप्रेजेंट करता है जो चेंज हो रहा है लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न। जो क्लाइमेट चेंज है नॉट अ चेंज ऑफ वेदर इन अ पर्टिकुलर के किसी एक दिन की वजह से नहीं, ये क्यूमुलेटिव चेंज है जो लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न हुआ है चेंज इन क्लाइमेट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इट इज़ पॉसिबल कि जो विंटर डे होता है जम्मू कुड बी सनी और माइल्ड, बट जो एवरेज वेदर होता है वो क्लाइमेट टेल्स जम्मू जम्मू कश्मीर का जो विंटर है माइल्ड विल मेनली बी कोल्ड और इंक्लूड्स स्नो और रेन। ये जो चेंज हो रहा है पैटर्न ऑफ जम्मू के विंटर और जो फ्रॉम नॉर्मल विंटर पैटर्न रिप्रेजेंट ए एपिटोम है क्लाइमेट चेंज का। जो क्लाइमेट चेंज है ये एक मेजरेबल इवेंट है, इफेक्ट है जो कंटिन्यूअल वार्निंग कर रहा है ट्रेंड को। क्लाइमेट चेंज जो यूजली मेजर इन द मेजर जो शिफ्ट हो रहा है टेम्परेचर में, रेनफॉल में, टेम्परेचर रेनफॉल स्नो और जो विंड पैटर्न है लास्टिंग डिकेड और मोर, जो ह्यूमन के द्वारा जो क्रिएट कर रहा है क्लाइमेट चेंज बाय बर्निंग लार्ज जो बर्न कर रहा है लार्ज नंबर ऑफ फॉसिल्स, जो जिसमें कोल ऑयल नेचुरल गैस और डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, और डिफॉरेस्टेशन जो फॉरेस्ट कट किए जा रहे हैं बर्न किए जा रहे हैं, और नो लॉन्गर जो कार्बन स्टोर है वो कट किया जा रहा है, कार्बन जो रिलीज़ किया जा रहा है एटमॉस्फेयर में। ग्लोबल वार्मिंग जो कहते हैं अर्थ जो है वो वार्म हो रही है अनप्लीसेंट रेट की वजह से ओवर द लास्ट 100 ईयर्स में, जो पर्टिकुलरली जो लास्ट 2 डिकेड्स रहे हैं। 1992 में हर साल ईच ईयर जो है वन ऑफ द वार्मेस्ट ईयर रहा, और इसलिए रिकॉर्ड ऑन 2016 जो हॉटेस्ट ईयर ऑन द रिकॉर्ड रखा गया वर्ल्ड वाइड। जो अब सर्ज हो रहे हैं, जो अमाउंट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिले, चाहे वो वाइल्ड फायर हों, चाहे हीट वेव्स हों या स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हों, इज़ ऑल्सो एट्रीब्यूटेड। ग्लोबल वार्मिंग जो है एक एवरेज इंक्रीज है टेम्परेचर में ऑफ द एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस इन द ट्रोपोस्फियर, जो एट्रीब्यूट करती है जो चेंज हो रहा है इन ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न में। जो ग्लोबल वार्मिंग है ये क्या वैरायटी ऑफ कॉजेज़ हैं इसके लिए, चाहे वो नेचुरल हो चाहे ह्यूमन इंड्यूस्ड हो। इन कॉमन जो ग्लोबल वार्मिंग है ऑफन ये वार्म कर रही है एज कैन अकर रिजल्ट, जिससे इंक्रीज हो रहा है एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटी। जो ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज हो रही है उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जो ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट है इससे क्या हो रहा है राइज इन द सी लेवल, राइज हो रहा है सी लेवल में, चेंज हो रहा है रेनफॉल पैटर्न में, जो इंक्रीज़ हो रहा है लाइवलीहुड ऑफ एक्सट्रीम इवेंट जैसे कि हीट वेव, फ्लडिंग, ह्यूरिकेन्स, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप, जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हो रहा है, विस्पर्ड वैनिशिंग ऑफ एनिमल पॉपुलेशन ड्यू टू द हैबिटेट लॉस, और जो स्प्रेड हो रहा है डिजीजेस का लाइक मलेरिया, ब्लीचिंग ऑफ द कोरल रिलीफ, और जो लॉस हो रहा है प्लैंकटन ड्यू द वार्मिंग ऑफ सीज। अब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये नेचुरली अकर होता है फिनोमेना, जो ये ब्लैंकेट है ग्रीन हाउस इफेक्ट दैट ब्लैंकेट द अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर जो है वार्म हो रहा है और मेंटेनिंग द टेम्परेचर सुइटेबल फॉर लिविंग
थिंग टू सर्वाइव। जो एक कहते हैं जो पृथ्वी है वो एक ब्लैंकेट चारों तरफ से कवर ओजोन लेयर से, और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये कहते हैं जो अंदर का टेम्परेचर बढ़ा रही हैं एज अ ग्रीन हाउस दैट मेक्स द एयर वार्म। जो ग्रीन हाउस हैं ये वार्म करती है अंदर का इनसाइड इट्स चैम्बर वाटर वेपर, और जो ग्रीन हाउस गैसेज वार्म करते हैं अर्थ को। ग्रीन हाउस गैसेज जो प्ले करती हैं इंपॉर्टेंट रोल इन द बैलेंस ऑफ अर्थ कूलिंग और वार्मिंग। जो कूलिंग और वार्मिंग है उसको भी बैलेंस करती हैं। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, जो एब्सेंस ऑफ नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ जो पृथ्वी का हो -19 डिग्री हो जाए इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट वैल्यू लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है, अर्थ वुड बी फ्रोजन लाइफलेस प्लैनेट। अर्थ वुड बी फ्रोजन लाइफलेस प्लैनेट, अगर वो फ्रोज हो जाए तो यहाँ पे लाइफलेस प्लैनेट हो जाएगा, यहाँ पे कोई जीवन नहीं मिलेगा। ये ग्रीन हाउस गैस है जिसमें दिखाया गया एक घर है और ये ग्लास से बना होता है। इसमें एक बार जब सनलाइट अंदर जाती है तो निकल नहीं पाती है, जिससे अंदर का चैम्बर गर्म होता है। जो ग्रीन हाउस गैस एक इज़ ए बिल्डिंग मेड ऑफ ग्लास। ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस या ग्लास हाउस जो है बिल्ड किया जाता है ग्लास से चैम्बर, जिसमें प्लांट जो ग्रो होते हैं इन कोल्ड कंट्री और कोल्ड क्लाइमेट एरियाज़ में। ये कंटिन्यू इससे क्या होता है कंटिन्यू इंक्रीज इन द टेम्परेचर इन ग्रीन हाउस इवन जो आउटसाइड टेम्परेचर होता है रिमेन लो। ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट को फ्रॉम फ्रोस्ट। इसी तरीके से पृथ्वी पे भी फेनोमेना होता है। व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें क्या होता है जो विजिबल एनर्जी जो होती है फ्रॉम द सन पास होती है थ्रू द ग्लासेस और हीट करती है ग्राउंड को, और इंफ्रारेड जो हीट होती है एनर्जी फ्रॉम द ग्राउंड इज़ पार्शली रिफ्लेक्टेड बाय द ग्लास, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है और जो होती है ट्रैप्ड इनसाइड द ग्रीन हाउस गैस। तो कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ बच जाती है अंदर ही। ये जो इससे बैलेंस बना जिसे हीट बैलेंस कहते हैं। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन हाउस गैसेज जो है नेचुरली एटमॉस्फेयर में होती हैं, लेकिन ये प्ले रोल क्रूशियल जो रोल है वार्मिंग द अर्थ सरफेस, जो मेकिंग इट सुइटेबल, जिससे कि ये हैबिटेबल होता है, सुइटेबल होता है रहने के लिए। लेकिन जो ह्यूमन जनरेट कर रहा है ग्रीन हाउस गैस एमिशन अपसेट नेचुरल जो बैलेंस है वो लेड टू इंक्रीज वार्म। अब जो नेचुरल ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता था उसमें क्या होता था, जो ग्रीन हाउस गैसेस आती थी उससे सोलर रेडिएशन होता था, अर्थ एब्जॉर्व करता था, कुछ रिफ्लेक्ट कर देता था। जब वो ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में आती थी मोर हीट स्केप हो जाती थी इनटू आउटर स्पेस। लेकिन ह्यूमन इन्हेंस कर रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं उससे लेस हीट स्केप, बाहर की ओर कम हीट जा रही है, और जो सोलर रेडिएशन हो रहा है अब ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से, ये जो मोर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने से जो ब्लैंकेट में रेडिएशन की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं जो अर्थ पे जितने CFC हैं, डिफॉरेस्टेशन हो गया, और क्या कहते हैं जितना ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन और फ्यूल से, और इस तरीके से जो एस्केप कर रहे हैं रेडिएशन बादलों के ऊपर से, ये रेडिएशन कम हो रहा है, अंदर ही अंदर क्रिएट होता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है जो इनकमिंग एनर्जी है जो सन एमिट करता है, एनर्जी जो ट्रांसमिट होती है अर्थ पे, और बिकॉज जो सन इज़ वेरी हॉट बॉडी वेरी हॉट, जो एनर्जी एमिट होती है हाई एनर्जी शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, जो पेनिट्रेट करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर को, और अर्थ जो है एब्जॉर्व करता है अबाउट 30%। अर्थ है 30% जो सन की एनर्जी रिफ्लेक्ट कर देता है डायरेक्टली बैक, बाहर ही 30 चली जाती है, बस 70% जो होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर आ पाती है इनटू स्पेस बाय एटमॉस्फेयर, जिसमें 70% में क्लाउड और सरफेस जो होता है अर्थ का, और रेस्ट ऑफ जो सन एनर्जी इज एब्जॉर्ब इनटू द अर्थ 70% में, और इस तरीके से 20 जो है वो एटमॉस्फेयर क्लाउड ये सरफेस, और केवल अर्थ पे वो लगभग 51% आ जाती है। अब एमिशन होता है, अर्थ जब रिमिट करता है एनर्जी बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, बिकॉज जो अर्थ है कूलर देन सन, जो एनर्जी है वो एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेड, और जो वेव लेंथ लॉन्गर देन इनकमिंग सोलर एनर्जी। रोल ऑफ ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस गैसेज है एटमॉस्फेयर में ये एब्जॉर्व कर लेती है मच ऑफ द लॉन्ग वेव एनर्जी जो एमिट करती हैं फ्रॉम अर्थ सरफेस, जो प्रिवेंट करती हैं फ्रॉम स्केपिंग अर्थ सिस्टम। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये री एमिट करती हैं एनर्जी को इन ऑल डायरेक्शन, जिससे वार्म हो जाता है अर्थ का सरफेस,
अर्थ का सरफेस और लोअर एटमॉस्फेयर। ह्यूमन रोल, अब जो एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन है ग्रीन हाउस गैसेस की वो इंक्रीज़ हो रही सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट 2 सेंचुरी से, और लार्जली ड्यू टू द ह्यूमन जनरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम द बर्निंग फॉसिल फ्यूल डिफॉरेस्टेशन की वजह से। ये जो इंक्रीज़ हो रहा है एम्पलीफाइड जो नेचुरल गैस ऑफ इफेक्ट बाय ट्रैपिंग मोर ऑफ द एनर्जी एमिटेड बाय द अर्थ, और ये जो कॉज चेंज ला रहा है अर्थ की सरफेस एनर्जी इससे इंक्रीज़ हो रही है। अब जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये मीन्स जो दोज गैसेस कंस्टिट्यूट द एटमॉस्फेयर बोथ नेचुरल और कुछ एंथ्रोपोजेनिक भी हो रही हैं दैट एब्जॉर्ब द री एमिट इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसमें सबसे पहला जो है वाटर वेपर एक बिगेस्ट ओवरऑल कंट्रीब्यूटर है टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ ह्यूमंस आर नॉट ओनली डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, जिसके लिए एमिटिंग दिस गैस इन द क्वांटिटी जो सफिशिएंट टू चेंज इट्स कंसनट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। CO2 और जो अदर ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज हो रही हैं अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर जो बूस्ट करता है रेट ऑफ इवोपरेशन। अनलाइक CO2, जैसे CO2 होता है विच कैन परसिस्ट इन द एयर फॉर सेंचुरीज, वाटर वेपर जो साइकिल है वो एटमॉस्फेयर में क्विकली इवोपरेट होता है फ्रॉम द ओशन और फिर इस तरीके से बिकम बैक डाउन एज अ रेनफॉल, लेकिन CO2 जो है वो सेंचुरीज तक बना रहता है सिंस द जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो राइज होता है समय के साथ, और जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है इन द एयर वो एट एनी वन टाइम, और ये स्ट्रांगली रिलेटेड होती है अमाउंट ऑफ अदर ग्रीन हाउस गैसेज। कार्बन इफेक्ट ऑन द ग्रीन हाउस गैस, यहाँ पे कार्बन इफेक्ट दिखाया गया है कि कैसे कार्बन का इफेक्ट दिखता है। मोर CO2, ज़्यादा CO2 होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होगा तो आप देख रहे हैं वार्मर एटमॉस्फेयर होगा और ओशंस भी वार्म होंगे, प्लस जब थर्मल एक्सपेंशन होगा, थर्मल एक्सपेंशन सी लेवल राइज होगा, लार्जर हुरिकेन्स आएंगे, मोर इवोपरेशन होगा और जिससे मोर रेन होगी, और इंक्रीज स्ट्रेटिफिकेशन, ओशन जो है लेस प्रोडक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पे एक डेटा दे रहे हैं लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस जो एमिट होती है फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में एज अ पार्ट ऑफ अर्थ कार्बन साइकिल, जो नेचुरल सर्कुलेशन होता है कार्बन एटमॉस्फेयर में, ओशन में, सॉइल में, प्लांट में और एनिमल्स में। ह्यूमन की एक्टिविटी जो है वो ऑल्टर कर रही है कार्बन साइकिल को बोथ बाय एडिंग मोर CO2 जो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा CO2 जा रही है, बाय रिड्यूसिंग द नेचुरल सिंक, जो CO2 का नेचुरल सिंक है वो रिड्यूस होता जा रहा है, लाइक डिफॉरेस्टेशन। अगर डिफॉरेस्टेशन काटोगे तो जो पेड़ CO2 ले लेते थे वो ले नहीं पाएंगे, तो एटमॉस्फेयर में जो सिंक वाला आप सोर्स नेगेटिव वाला जो पॉजिटिव बढ़ाते तो जा रहे हो लेकिन घटाने वाला सोर्स आप कम करो टू रिमूव द CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। वाइल CO2 एमिशन जो कम फ्रॉम द वैरायटी ऑफ नेचुरल सोर्सेज, वो ह्यूमन रिलेटेड एमिशन आर पॉसिबल फॉर द इंक्रीज दैट अकर्ड इन द एटमॉस्फेयर सिंस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जो मेन सोर्स है जो कंबाइंड फॉसिल फ्यूल हैं जो जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो कंबशन हो रहा है फॉसिल का फ्यूल का सच एज गैसोलीन है एंड डीजल अंडर द ट्रांसपोर्टेशन, मैनी इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस है लाइक CO2 थ्रू द फॉसिल फ्यूल कंबशन। अब जो several processes हैं also produce CO2 emission through chemical reaction do not involve combustion, बट combustion फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्शन हो रहा है कंजप्शन ऑफ मिनरल प्रोडक्ट जैसे कि सीमेंट, या फिर प्रोडक्शन ऑफ मेटल जैसे सच एज आयरन स्टील, जो प्रोडक्शन हो रहा है प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स। जो एमिशन और जो ट्रेंड है जो चेंज हो रहा है CO2 एमिशन फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल कंबशन, वो इन्फ्लुएंस है बाय मैनी फैक्टर, इसमें इंक्लूडिंग जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, चेंजिंग एनर्जी प्राइसेस और जो न्यू टेक्नोलॉजी, चेंजिंग बिहेवियर और सीजनल टेम्परेचर। बिटवीन 1990 से 2010 तक जो इंक्रीज़ हुआ है CO2 एमिशन का 20 सालों में, कॉरस्पॉन्डिंग विद इंक्रीज लार्जली यूज बाय द पेंडिंग इकनॉमी एंड पॉपुलेशन, ये खास तौर से जो इकनॉमी और पॉपुलेशन की वजह से हुआ है। अब जो रिड्यूस करना है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, जो मोस्ट इफेक्टिव वे है रिड्यूस करना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, ये है टू रिड्यूस फॉसिल फ्यूल कंजप्शन, हम फॉसिल फ्यूल को कम कर दें। अदर जो स्ट्रेटजी है वो इंक्लूड एनर्जी एफिशिएंसी, हम एनर्जी एफिशिएंसी वाले चीज़ों को यूज़ करें, एनर्जी कन्वर्जन करें, और कार्बन कैप्चर और सिक्वेस्ट्रेशन,
जो कार्बन कैप्चर, जो कार्बन एटमॉस्फेयर में हम उसको कैप्चर करके या फिर सिक्वेस्ट्रेशन करें। अब जो मीथेन है, मीथेन भी एक एमिट करी जाती है नेचुरल सोर्सेज, जैसे कि वेटलैंड्स हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे लीकेज हो गई नेचुरल गैसेस से, और या फिर रेज जो लाइवस्टॉक ये जो पॉटी करते हैं, डग होता है, इसमें मीथेन बैक्टीरिया होते हैं, मीथेन वही मीथेन निकालते हैं। जो नेचुरल प्रोसेस है इन सॉइल केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं इन द एटमॉस्फेयर हेल्प रिमूव्स मीथेन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं सॉइल में केमिकल रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर हेल्प करता है रिमूव करना मीथेन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो सोर्सेज हैं इसमें वेटलैंड जो है लार्ज सोर्स हैं, एमिट करते हैं मीथेन फ्रॉम बैक्टीरिया जो डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये मेजर सोर्स है। बाद में जो स्मॉल सोर्सेज हैं इंक्लूडिंग टर्माइट्स हैं ओशंस में, या फिर सेडमेंट, वोल्केनोज और वाइल्ड फायर। ह्यूमन इंक्लूडेड, ह्यूमन में भी एग्रीकल्चर जो है वो डोमेस्टिक लाइव स्टॉक जैसे कैटल, बफेलो, शीप, गोट और कैमल प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन एज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल डाइजेशन प्रोसेस के दौरान। और जब ये एनिमल्स मेन्योर में स्टोर होते हैं और मैनेज इन लॉगून्स जो होल्ड होता है टैंक्स, CO2 प्रोड्यूस होता है, जो बिकॉज की ह्यूमन जो रेज हैं इन सभी, क्योंकि ह्यूमन रेज कर रहा है इन सभी एनिमल्स को फॉर फूड के लिए या फिर एमिशन जो है कंसिडर्ड ह्यूमन रिलेटेड। ग्लोबली जो एग्रीकल्चर सेक्टर है एक प्राइमरी सोर्स बना हुआ है मीथेन एमिशन के लिए। इंडस्ट्री जो मीथेन है ये प्राइमरी कंपोनेंट है नेचुरल गैस का, और जो अमाउंट है मीथेन का एमिट किया जाता है एटमॉस्फेयर में ड्यूरिंग द प्रोडक्शन जो प्रोसेसिंग या फिर स्टोरेज, ट्रांसमिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। वेस्ट फ्रॉम होम्स और जो बिजनेस से मीथेन जो है वो जनरेट होता है इन लैंडफिल्स, जब वेस्ट को हम डिकम्पोज करते हैं फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर के द्वारा। तीसरा, पहला हमने CO2 बताया, दूसरा मीथेन, तीसरा जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये नेचुरली प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में और एज अ पार्ट ऑफ अर्थ नाइट्रोजन, जब ये वैरायटी ऑफ नेचुरल सोर्सेज के द्वारा, जब ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉसिल कंबशन, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और जो इंडस्ट्री प्रोसेस है इंक्रीज होता है, अमाउंट ऑफ जो N2O होती है वो भी बढ़ जाती है। सोर्सेज जो है उसके नेचुरल सोर्स, जो नेचुरल एमिशन हो रहा है N2O का वो मेनली फ्रॉम बैक्टीरिया, जब ब्रेक करता है नाइट्रोजन इन द सॉइल, इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं। अब जो ह्यूमन इंड्यूस एग्रीकल्चर में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये एमिट होता है जब पीपल ऐड करते हैं नाइट्रोजन टू द सॉइल। जो यूज़ हम करते हैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं उसमें नाइट्रोजन जो होती है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है, जो ऑल्सो एमिटेड ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ नाइट्रोजन इन द लाइव स्टॉक मैन्योर और यूरिन, जो कंट्रीब्यूट करती है लगभग 6% ऑफ N2O इन 2010। जो ट्रांसपोर्टेशन है नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये एमिट होती है व्हेन ट्रांसपोर्टेड फ्यूल आर बर्न। इंडस्ट्री में नाइट्रस ऑक्साइड जो जनरेट होती है बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड जब बनती है नाइट्रिक एसिड HNO3, तब ये नाइट्रस ऑक्साइड जनरेट होती है जो यूज़ की जाती है टू सिंथेटिक फर्टिलाइज़र, कॉमर्शियल फर्टिलाइज़र इन द प्रोडक्शन, जो एडिपिक एसिड या फिर यूज़ करा जाता है फाइबर्स, नाइलॉन या फिर अदर सिंथेटिक प्रोडक्ट। रिमूवल, जो नाइट्रस ऑक्साइड इसको रिमूव किया जा सकता है एटमॉस्फेयर को व्हेन एब्जॉर्ब बाय सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो डिस्ट्रॉय कर दे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और केमिकल रिएक्शन। फ्लोरिनेटेड गैसेस ये जो है एमिट करी जाती हैं थ्रू द वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जैसे कि एल्युमिनियम या सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है या फिर सब्सटीट्यूशन ऑफ ओजोन डिप्लीकेटिंग सब्सटेंस। ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, जो बहुत सारे कोलिनेटेड गैस जो होती है वेरी हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है इसके अंदर, ये रिलेट करती टू अदर ग्रीन हाउस गैसेज। फ्लोरिनेटेड जो गैसेज होती है वेल मिक्स करी जाती है इन द एटमॉस्फेयर और स्प्रेड होती है अराउंड द वर्ल्ड आफ्टर दे रिमिटेड। जो फ्लोरिनेटेड गैसेज होती हैं ये रिमूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ओनली, जब ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं सनलाइट इन द फार अंडर एटमॉस्फेयर। जनरल में जो फ्लोरिनेटेड गैसेस होती हैं वो पोटेंट और स्ट्रॉन्ग लास्टिंग होती, बहुत दिनों तक लॉन्ग लास्टिंग होती हैं ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज एमिटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। ये तीन मेन कैटेगरी जो है फ्लोरिनेटेड गैस की, उसमें HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, PFC पर फ्लोरोक्लोरोकार्बन और सल्फो हेक्साफ्लोराइड।
जो सब्सटीट्यूशन फॉर द ओजोन्स डिप्लीकेटिंग सब्सटेंस। जो ओजोन लेयर है, जब ओजोन लेयर ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जो ओजोन होती टूटती है O2 और नेसेंट ऑक्सीजन, और फिर से ये जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उसकी वजह से ये बॉन्ड टूटता है, फिर से ये बन जाती है ओजोन। लेकिन अब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये आ रही हैं उससे जो ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, और जो रिवर्सिबल रिएक्शन थी वो इरिवर्सिबल बन जाती है, और इस तरीके से ऑक्सीजन जो ओजोन का बनना और टूटने लगता है। जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो यूज़ करी जा रही है रेफ्रिजरेंट, एरोसॉल्स या प्रोपेनेंट सॉल्वेंट में, फायर रिटार्डेंट में, जो केमिकल ये डेवलप हुए हैं रिप्लेसमेंट फॉर फ्लोरोक्लोरोकार्बन, और जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ करे जाते हैं बिकॉज ये डू नॉट डिप्लीकेट द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर। अनफॉर्चुनेटली जो HFC जो है वो पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है विद लॉन्ग एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम, ये बहुत दिनों तक एटमॉस्फेयर में रह सकती है। हाई GWP they are released into the atmosphere थ्रू क्रिक्स के लीकेज के द्वारा, सर्विसिंग या फिर डिस्पोजल ऑफ द इक्विपमेंट इन दे आर यूज्ड। इंडस्ट्री में जो पर फ्लोरोकार्बन्स हैं ये कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं, बाय प्रोडक्ट वेरियस इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस होते हैं एसोसिएटेड विद द एलुमिनियम प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स के दौरान ये कहते निकलते हैं। अब जो लाइफ है, जो लाइक जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन PFC जो जनरली ये लॉन्ग एटमॉस्फेरिक लाइफ, इनकी लॉन्ग एटमॉस्फेरिक लाइफ होती है। हाई GWP जो सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड है ये यूज़ किया जाता है मैग्नीशियम प्रोसेसिंग में, जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है। साथ में ये ट्रेसर होता है गैस का फॉर लीक डिटेक्शन। जो HFC है 23 ये प्रोड्यूस बाय एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ HCFC 22 प्रोडक्शन। जो ट्रांसमिशन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, जो सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड है ये यूज़ किया जाता है इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन इक्विपमेंट इंक्लूडिंग सर्किट ब्रेकर जो होते हैं। जो ब्लैक कार्बन है, ब्लैक कार्बन क्या होता है? ब्लैक कार्बन एक सॉलिड पार्टिकल है और एरोसॉल है। ब्लैक कार्बन एक सॉलिड पार्टिकल जो एरोसॉल है, थ्रो नॉट ए गैस, ये कोई गैस नहीं है। कंट्रीब्यूटेड टू वार्मिंग द एटमॉस्फेयर, जो ब्लैक कार्बन है इसको कॉमनली सूट कहते हैं, इज़ ए फॉर्म ऑफ पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट जो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द इनकम्प्लीट कंबशन। जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तभी निकलता है, जो काला काला धुआं होता है गाड़ियों से निकलता है। कंसिस्ट ऑफ प्योर कार्बन इन सेवरल लिंक्ड फॉर्म, ये कंसिस्ट करता है प्योर कार्बन सेवरल लिंक्ड फॉर्म में। सोर्स जो है बायोमास बर्निंग जो होती है, कुकिंग विद द सॉलिड फ्यूल्स, और जो डीजल एग्जॉस्ट होता है। व्हाट डज BC क्या होता है? ब्लैक कार्बन जिसे कहते हैं, ब्लैक कार्बन जो होता है ये ब्लैक कार्बन वार्म करता है अर्थ को बाय एब्जॉर्बिंग हीट इन द एटमॉस्फेयर। जब ये एटमॉस्फेयर में जाता है तो जो हीट आ रही होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है बाय रिड्यूसिंग द एल्बिडो। एल्बिडो क्या है? एल्बिडो जो एबिलिटी है सनलाइट की, द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट सनलाइट, जो रिफ्लेक्ट, जब मैंने कहा 100% सन से एनर्जी आती है तो उसमें से 70% जो होती है एब्जॉर्ब होती है, बाकी रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन अब जो एटमॉस्फेयर में जो ये ब्लैक कार्बन प्रेजेंट है ये वो 30% जो रिफ्लेक्ट हो जाती थी एल्बिडो, वो भी रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है और एब्जॉर्ब कर लेता है व्हेन डिपॉजिटेड ऑन द स्नो और एयर। BC जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एब्जॉर्बर है ऑफ सनलाइट और ये हीट करता है एयर डायरेक्टली। इन एडिशन जो डार्कनेस है स्नो पैक की, और जो ग्लेशिएशन थ्रो डिपोजिशन लीड टू मेल्टिंग ऑफ आइस एंड स्नो। अब जब ये स्नो के ऊपर परतों के ऊपर गिर जाता है तो उस पर सनलाइट जब पड़ती तो सनलाइट को एब्जॉर्व कर लेता है और फिर ये आइस को गलाने लगता है। रीजनली जो BC डिसरप्ट कर देता है क्लाउडनेस और जो मानसून रेनफॉल को, ये क्लाउडनेस और जो मानसून रेनफॉल इसको भी डिसरप्ट आइसोलेट करता है मेल्टिंग ऑफ माउंटेन ग्लेशियर जैसे कि हिंदू कुश और हिमालयन रीजन में। लाइफ टाइम जो होता है ब्लैक कार्बन जो स्टे रहता है एटमॉस्फेयर में फॉर ओनली सेवरल डे टू वीक, ये केवल कुछ डे या वीक तक रहता है। दस जो इफेक्ट है ब्लैक कार्बन का ऑन द एटमॉस्फेयर वार्मिंग, और ये ग्लेशियर जो रिट्रीट करता है डिसअपियर विद इन मंथ और ऑफ रिड्यूसिंग द एमिशन। लेकिन जो दूसरा, हाउ फार इंडिया कंट्रीब्यूट टू ग्लोब, इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है? अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट बिटवीन 25 से 35% जो ब्लैक कार्बन है ग्लोबल एटमॉस्फेयर में कम फ्रॉम इंडिया और चाइना। मतलब 25 से
25 से 35% जो है वो चाइना और इंडिया से आता है, एमिटेड फॉर द बर्निंग ऑफ वुड और जो काउ डग इन द हाउसहोल्ड कुकिंग और थ्रो द यूज़ ऑफ कोल टू हीट होम्स। जो गवर्नमेंट मेजर्स है, प्रोजेक्ट सूर्य जो है ये लॉन्च किया गया है टू रिड्यूस द ब्लैक कार्बन इन द एटमॉस्फेयर बाय इंट्रोड्यूसिंग एफिशिएंट स्टोव टेक्नोलॉजी, जिसमें सोलर कुकर्स या सोलर लैम्प्स या फिर बायोगैस प्लांट हैं। ब्राउन कार्बन क्या होता है? ब्राउन कार्बन जो होता है एम्बिक्विटस होता है और अनआइडेंटिफाइड कंपोनेंट होता है ऑफ ऑर्गेनिक एरोसॉल। जो ऑर्गेनिक एरोसॉल जब ये विच वाज रिसेंटली कम इनटू द फोरफ्रंट ऑफ द एटमॉस्फेयर रिसर्च। लाइट एब्जॉर्बिंग ऑर्गेनिक मैटर, जो लाइट एब्जॉर्बिंग ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं इन द एटमॉस्फेयर एरोसॉल ऑफ वेरियस ऑरिजिन, वो चाहे सॉइल ह्यूमिक से हों, चाहे ह्यूमिक लाइक सब्सटेंस हों, इसे ह्यूब्लिस कहते हैं। टेरी मटेरियल्स फ्रॉम द कंबशन और एरोसॉल्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनसे निकलता है। पॉसिबल जो सोर्स है ब्राउन कार्बन का, जो बायोमास बर्न करता है, जो डोमेस्टिक वुड बर्निंग होती है, शो टू बी मेजर सोर्स ऑफ ब्राउन कार्बन। जो स्मोक फ्रॉम द एग्रीकल्चर फायर्स, जो एग्रीकल्चर फायर होती है पंजाब में बी एन एडिशनल सोर्स। ब्राउन कार्बन जो होता है जनरली रिफर टू फॉर ग्रीन हाउस गैस, ये ग्रीन हाउस गैस के लिए रिफर किया था। और जो ब्लैक कार्बन है फॉर पार्टिकल रिजल्टिंग फ्रॉम इम्प्योर कंबशन सच एज सूट और डस्ट। अब जो क्लाइमेट फोर्सिंग आर फैक्टर इन द क्लाइमेट सिस्टम दैट आइदर जो इंक्रीज कर रहे हैं या फिर डिक्रीज कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट सिस्टम। जो पॉजिटिव फोर्स हैं सच एज जो एक्सेस ग्रीन हाउस गैस वार्म कर रही है अर्थ के, जो नेगेटिव फोर्सेस हैं सच एज जो इफेक्ट है मोस्ट एरोसॉल्स का या वॉल्केनिक इरप्शन का, जो एक्चुअली कूल कर रही है अर्थ को। जो एटमॉस्फेरिक एरोसॉल्स हैं ये इसमें जो एटमॉस्फेरिक एरोसॉल्स इंक्लूड वॉल्केनिक डस्ट जो है, सूट है जो फ्रॉम द कंबशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स, और जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, या फिर जो डस्ट हैं डस्ट डार्क कार्बन रिच जो पार्टिकल जैसे कि सूट फ्रॉम द डीजल इंजन, या फिर एब्जॉर्व कर लेते हैं सनलाइट, वार्म करते हैं एटमॉस्फेयर। कंसिक्वेंटली जो एग्जॉस्ट हो रहा है हाई सल्फर कोल, जो एग्जॉस्ट होता जा रहा है हाई सल्फर कोल और ऑयल प्रोड्यूस लाइट एरोसॉल जो रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट बैक टू स्फीयर, प्रोड्यूसिंग कूलिंग इफेक्ट। एरोसॉल्स जो होते हैं वो नेचुरली पाए जाते हैं जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जो कूल करता है एटमॉस्फेयर को। लार्ज वॉल्केनिक इरप्शन में इजेक्ट होता है इनफ एशेज इनटू द एटमॉस्फेयर, जो लोअर कर देती हैं टेम्परेचर फॉर ईयर और मोर अनटिल जब तक सल्फेट पार्टिकल सेटल डाउन नहीं हो जाते हैं एटमॉस्फेयर। फोर्सिंग में जो ऑल्टरिंग द एनर्जी बैलेंस, जो पावर है सोर्स, जो पावर है प्रोसेस की जो ऑल्टर कर रहा है क्लाइमेट चेंज एस्टिमेट बाय रेडिएटिंग फोर्सिंग, जो चेंज हो रहा है अर्थ की एनर्जी में बैलेंस ड्यू टू दैट फोर्स। जो सम क्लाइमेट फोर्सिंग आर पॉजिटिव कॉजिंग ग्लोबली एवरेज वार्मिंग, और सम आर नेगेटिव कॉजिंग कूलिंग। कुछ जो फॉर्म में इंक्रीज हो रही है CO2 कंसनट्रेशन, साथ में जो अदर फॉर्म ऑफ एरोसॉल्स और जो मोर अनसर्टेन। नेचुरल फोर्सिंग में इंक्लूड जो चेंज हो रहे हैं अमाउंट ऑफ जो एनर्जी एमिट हो रही है बाय सन, और जो वेरी स्लो वेरिएशन इन अर्थ ऑर्बिट, और जो वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है सिंस जो स्टार्ट हुआ है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओनली नेचुरल फोर्स है विद हाई लॉन्ग टर्म जो सिग्निफिकेंस है वो स्मॉल इंक्रीज हो रहा है सोलर रेडिएशन में जो रीच कर रहा है अर्थ को। लेकिन जो चेंज है ये नॉट नियरली इनफ, काफ़ी नहीं है टू अकाउंट फॉर द करंट वार्मिंग। ह्यूमन इंड्यूस्ड फोर्सिंग, जो क्लाइमेट फोर्सिंग है ये कैन ऑल्सो बी कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, जो एक्टिविटीज़ जिसमें ग्रीन हाउस गैस और जो एरोसॉल एमिशन है फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, और जो मॉडिफिकेशन हो रहा है लैंड सरफेस या फिर डिफॉरेस्टेशन, जो ह्यूमन जनरेट कर रहा है ग्रीन हाउस गैस जो है पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्स कर रहे हैं, और ये जो है वार्मिंग इफेक्ट ला रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिट हो रही फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। और प्रेजेंटली जो लार्जेस्ट सिंगल क्लाइमेट फोर्सिंग एजेंट है अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ द टोटल पॉजिटिव फोर्सिंग सिंस 1750। जो ह्यूमन जनरेटेड एरोसॉल है बर्निंग जो
फ्यूल है। ऐड एरोसॉल टू द एटमॉस्फेयर, जो एरोसॉल है ये टाइनी पार्टिकल्स हैं इन द एटमॉस्फेयर कंपोज्ड ऑफ मैनी थिंग इंक्लूडिंग उसमें वाटर, आइस, ऐश, मिनरल, डस्ट और एसिड ड्रॉपलेट्स। एरोसॉल जो है डिफ्लेक्ट करेंगे सन की एनर्जी को, एरोसॉल जो है डिफ्लेक्ट कर देते हैं सन की एनर्जी को, इम्पार्ट द फॉर्मेशन और जो टाइम लाइफ टाइम ऑफ क्लाउड। एरोसॉल जो है नेगेटिव फोर्स करते हैं और दे आर ए कूलिंग इफेक्ट। कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो वाइल जो नेचुरल फोर्सिंग डू एग्जिस्ट दे आर सिग्निफिकेंट इनफ, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं रिसेंट ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमन जो है एक्टिविटी वो लाइकली रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर मोस्ट ऑफ द रिसेंट जो वार्मिंग हो रही है। हाउ टू एस्टिमेट द इफेक्ट ऑफ ईच गैस, कैसे एस्टिमेट करोगे आप हर एक गैस के बारे में। जो हर एक गैस है इफेक्ट डालती क्लाइमेट चेंज डिपेंड ऑन देयर थ्री मेन फैक्टर। पहला, हाउ मच ऑफ द गैस आर इन द एटमॉस्फेयर, कितने हाउ मच कितनी गैस है, जो कंसनट्रेशन है, जो अबेंडेंस है, उसका अमाउंट जो पर्टिकुलर गैस का इन एयर। जो ग्रीन हाउस गैसेस कंसनट्रेशन मेज़र की जाती है पीपीएम में, पर मिलियन, पर बिलियन या फिर पर ट्रिलियन। जो एक पार्ट होता है पर मिलियन, ये इक्विवेलेंट होता है 1 ड्रॉप ऑफ वाटर जो डाइल्यूट कर सकता है अबाउट 30 गैलन ऑफ लिक्विड। हाउ लॉन्ग डू दे स्टे इन द एटमॉस्फेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कितने दिनों तक वो स्टे रह सकता है एटमॉस्फेयर में। ईच ऑफ दीज गैस, जितनी भी गैसेस हैं ये कैन रिमेन इन एटमॉस्फेयर फॉर डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम रेंजिंग फ्रॉम फ्यू ईयर्स से लेके 1000 ऑफ ईयर, जो कुछ सालों से लेके हज़ारों साल तक रह सकती हैं। और जितनी भी ये गैसेस हैं रिमेन इन द एटमॉस्फेयर लॉन्ग इनफ टू बिकम वेल मिक्सड। जो मीनिंग है और जो अमाउंट है इनका मेज़र करने का इन द एटमॉस्फेयर रफली the same all over the world regardless of the source of the emission. How strongly do they impact global temperature? कुछ some जो gases हैं more effectively others at making the planet warmer, thickening the अर्थ ब्लैंकेट ग्रीन हाउस। और ईच जो ग्रीन हाउस गैस है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो कैलकुलेट करती है टू रिफ्लेक्ट हाउ लॉन्ग इट रिमेन इन द एटमॉस्फेयर ऑन एवरेज, हाउ स्ट्रांगली इट एब्जॉर्ब सनलाइट। जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, ग्लोबल वार्मिंग जो पोटेंशियल डिस्क्राइब करता है कि इम्पैक्ट ऑफ ईच गैस ऑन ग्लोबल वार्मिंग। जो टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं ग्रीन हाउस गैस के इन द टर्म्स ऑफ क्लाइमेट इम्पैक्ट आर हाउ वेल द गैस एब्जॉर्व, कितने अच्छी तरीके से जो गैस है वो एब्जॉर्व हो जाएगी, और हाउ लॉन्ग द गैस स्टे इन द एटमॉस्फेयर। जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है फॉर ए गैस, ये इज़ ए मेजर ऑफ द टोटल एनर्जी जो गैस एब्जॉर्व करती ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जो कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। जो गैसेज विद हाइयर जी डब्ल्यू पी एब्जॉर्व मोर एनर्जी पर पाउंड देन गैसेज जो लोअर जी डब्ल्यू पी, दस कंट्रीब्यूशन टू हार्म। अब देख सकते हैं कि जो जी डब्ल्यू पी और जो लाइफ टाइम होता है ग्रीन हाउस गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड वो लगभग 100 साल तक रहेगी, और ईयर्स 100 सालों में एक बार। जो मीथेन है 21 सालों तक रह सकती है, और लाइफ टाइम उसका जो है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड का जो लाइफ टाइम है वो 100 साल का है। एक बार अगर निकली तो 100 साल तक वो जाएगी नहीं। तो मीथेन जो है वो 12 साल तक, नाइट्रस जो है 120 साल तक, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है 1 से 270 तक, और पर फ्लोरोकार्बन जो है 800 से 50,000 तक। सल्फ़र इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है ये हाइड्रोजन वाले हैं। सल्फ़र 3200, और पर फ्लोर पीएफसी ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई। मीथेन तो कम खतरनाक है, और नाइट्रस ऑक्सीड भी ये तो बहुत खतरनाक है। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिसका GWP जो है ऑफ 1 और सर्व एज बेस लाइन फॉर अदर GWP वैल्यूज़। जितना ज़्यादा GWP होगा मोर वार्मिंग, उतना ज़्यादा वार्म करेगा गैस कॉजेज। फॉर एग्जांपल जो मीथेन का 100 ईयर GWP है इज़ 21, विच मीन्स जो मीथेन will cause 21 times as much warmer the equivalent mass of carbon dioxide over the 100 years of time। 100 सालों में ये इतना करेगा, मतलब GM, इसका मतलब ये है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को 1 मान लिया तो मीथेन जो है वो 21 गुना करेगी, नाइट्रस डाइऑक्साइड 310 गुना करेगी। अब और ये जो है उसकी लाइफ टाइम
तो कितने गुना ज़्यादा भी साल रहेगी और ज़्यादा गुना भी करेगी, दोनों चीज़ें देखनी है। मीथेन जो है उसका जीएमपी मोर देन 20 टाइम्स हाइयर है देन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर 100 ईयर्स टाइम स्केल पे, और मीथेन जो एमिट टुडे लास्ट फॉर ओनली 12 ईयर्स इन द एटमॉस्फेयर ऑन एवरेज। लेकिन ऑन ए पाउंड बेसिस जो मीथेन एब्जॉर्ब हो रही है मोर एनर्जी देन CO2 मेकिंग GW हायर। जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसका GMO 310 टाइम है ऑफ CO2 फॉर 100 ईयर टाइम स्केल, और जो N2O है एमिट कर रहा है टुडे एमिट इन द एटमॉस्फेयर ऑन एन एवरेज 120 साल तक रहेगी। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और चाहे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो पर फ्लोरोकार्बन और जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड है ये हाई GMP गैसेस है बिकॉज इट फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ मास ये ट्रैप करती हैं सब्सटेंटली मोर हीट देन CO2 से भी ज़्यादा करती हैं। और जो क्या कहते हैं रिसीडिंग ग्लेशियर ए सिम्टम ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। अब जो 150 साल हो गए हैं जहाँ पे 145 ग्लेशियर होते थे ग्लेशियर नेचुरल पार्क में, वो टुडे लगभग ओनली 37 ग्लेशियर बच्चे रिमेन। साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं ये लाइकली मेल्ट हो जाएंगे बाय 2030। सिमिलरली जो ग्लेशियर अक्रॉस द हिमालय या एल्प्स पे रिट्रीट कर रहे हैं डिसअपीयरिंग एवरी ईयर। और जो ऑलमोस्ट 1,60,000 जो ग्लेशियर हैं वो फाउंड इन द सोलर रीजन्स में जो हाई माउंटेन और जो इन्वायरमेंट। देयरफॉर जो रिसर्चर्स हैं वो इंक्रीजिंग यूजिंग सैटेलाइट रिमोट सेंसर टू रूटीनली सर्वे ओवर वर्ल्ड ग्लेशियर इन ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम। जो इम्पैक्ट है ग्लेशियर रिट्रीट का, जो रिट्रीट हो रहा है ग्लेशियर इन द एंडीज़ या फिर हिमालयाज़ में, वो पोटेंशियल इम्पैक्ट है ऑन वाटर सप्लाई। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है मे कॉज वेरिएशन इन बोथ, दोनों में टेम्परेचर और जो स्नोफॉल में कॉजिंग चेंज इन मास बैलेंस ऑफ द ग्लेशियर। अब इससे क्या हो रहा है जो हिमालयाज़ और जो अदर माउंटेन चेन है सेंट्रल एशिया की जो सपोर्ट कर रही हैं ह्यूज रीजन दैट आर ग्लेशिएटेड। ये जो ग्लेशियर्स हैं प्रोवाइड क्रिटिकल वाटर सप्लाई टू ड्राई कंट्रीज़ के लिए, जैसे मंगोलिया, वेस्टर्न चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। जो लॉस हो रहा है ग्लेशियर का हैव अ ट्रिमेंडियस इम्पैक्ट डाल रहा है इकोसिस्टम पे ऑफ द रीजन। वर्ल्ड के लीडिंग जो साइंटिस्ट हैं प्रेडिक्ट कर रहे हैं जो ग्लोबल वार्मिंग है ये पोस्ट सीरियस थ्रेट खतरा है टू नेशनल और जो ग्लोबल इकनॉमी है और इन्वायरमेंट के लिए। जो पुअर और जो लो लाइंग कंट्री हैं विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें टू कोप विद द डैमेज, जो डैमेज होगा कॉज्ड बाय द चेंजिंग क्लाइमेट एंड राइज इन द सी लेवल चेन ऑफ इवेंट। अब जब कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ से क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है ग्रीन हाउस गैस, उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्लाइमेट चेंज होगा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, फ्लडिंग, राइज होगा सी लेवल, तो जो जितने लो लाइंड एरिया सब डूब जाएंगे, सबमर्ज ऑफ द लो लाइंग कोस्टल लैंड्स, या फिर जो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होगा इकोसिस्टम और एक्सटेंशन ऑफ द स्पीशीज़। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।